बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पीड्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास आता है जी माल न्यूट्रिशन। मतलब कि माल का मतलब कम है, न्यूट्रिशन का मतलब उसकी जो भी न्यूट्रिशनल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो बॉडी में चाहिए जब बच्चा 3 माह से लेके 3 साल तक हो। रिमेंबर 3 माह से 3 साल तक, ठीक है? तो ये चाहिए ही चाहिए हर सूरत। देखो, क्यों होता है अमूमन माल न्यूट्रिशन का? या तो माँ एक जनरल सा भी हम बात करते हैं, माँ जो है ना वो दूध पिलाना कम कर गई है, उसको लैक्टेशन कम हुई है, या फिर उनके घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब माँ बेचारी को खाने को उतना ही मिल रहा है, तो वो बेचारा दूध कितना को प्रोड्यूस करेगी, एक ये भी फैक्टर है। नंबर सेकंड पे एक बच्चा पैदा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम का आपको पता तो है, टपाटप दूसरा बच्चा फ़ौरन से इन्होंने पैदा करना होता है। मतलब पहले बच्चे ने जो 6 माह से 2 साल तक माँ का दूध पीना है, उसके हस्बैंड ने क्या किया जी, उसको दोबारा हमल कर दिया है, प्रेग्नेंट कर दिया। तो फिर उसका मिल्क लैक्टेशन तो रुक जाएगी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो वो फिर कहाँ से अपने बच्चे को दूध पिलाए? ज़ाहिर-सी बात है वो काऊ मिल्क के अंदर तो वो न्यूट्रिशन नहीं है, और अगर वो डब्बा वाला अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही, तो फिर माल न्यूट्रिशन तो होगी। तो यही कुछ है हमारे पास। अगर डेफ़िनिशन की मैं इसकी बात करूँ माल न्यूट्रिशन की, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। माल न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? ये है जी पैथोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है? अब रिमेंबर फिज़ियोलॉजिकल नहीं है, ये पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसके अंदर हमारे पास रिलेटिव, ठीक है? या फिर एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे हमारे पास क्या होगा? डेफ़िशिएंसी होगी, ठीक है? रिलेटिव डेफ़िशिएंसी हो सकती है या एब्सोल्यूट डेफ़िशिएंसी हो सकती है। अब किस चीज़ की डेफ़िशिएंसी? वन और मोर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ठीक है? उनकी डेफ़िशिएंसी हो जाएगी, और ये कॉमन है एट द एज ऑफ 3 मंथ टू 3 ईयर। तो अब आके आपकी डेफ़िनिशन कंप्लीट होगी। ये लिखना पड़ेगा मेरी जान, तो फिर आपका काम बनेगा, ठीक है? अब ये मोस्टली जो इन्फेंट्स हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन है ना, उनके अंदर अगर हो गई, तो ये परमानेंट फिज़िकल ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, उनकी डेवलपमेंट, और हमारे पास यूँ कह लें कि मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर इसने इफ़ेक्ट करना है। तो ये हमारे पास एक तो इन्फेंट को आपने माल न्यूट्रिशन से बचाना, और प्री स्कूल गोइंग जितनी भी आप मेडिकल गर्ल्स सुन रही हैं, तो आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनकी माल न्यूट्रिशन को चेकअप लाज़मी करवा देना है, ठीक है? किसी चीज़ की कमी तो नहीं है उन्हें, ठीक? अब अगर आपने ना किया तो उनके अंदर फिर क्या होगा? एक तो फिज़िकल ग्रोथ जो है ना वो उनकी नहीं हो पाएगी, ठीक? नंबर सेकंड पे उनकी डेवलपमेंटल के जो माइलस्टोन है वो अचीव टाइम पे नहीं कर पाएगा। नंबर थर्ड पे उसकी जो मेंटल रिटार्डेशन है वो हमारे पास नहीं होगी। पाकिस्तान में आपने सुना है कि बहुत से बच्चे अपनी नॉर्मल हाइट को नहीं पहुँच पाते, वो छोटे कद के रह जाते हैं। लड़कियाँ छोटे कद की रह जाती हैं, वजह क्या है? यही वजह है कि उनके पेरेंट्स ने उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही नहीं किए जब उनको ज़रूरत थी। अब वो बाद में जितना मर्ज़ी खिला-पिला लें, फिर कहते हैं हमारे बच्चे मोटे नहीं होते। यार जब उनकी केयर करने की बारी थी उस वक़्त आप लोग सोए हुए थे, मज़े में थे, हनीमून मना रहे थे। अब बच्चे आपके छोटे रह गए, मज़े करो फिर आप, क्या कर सकते हैं? ठीक है? अच्छा, अब इसकी माल न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एक हमारे पास होती है जो भी मैंने बता भी चुका हूँ, ठीक है? प्राइमरी माल न्यूट्रिशन हो सकती है, या फिर हमारे पास हो सकती है सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन, ठीक है? प्राइमरी में हमारे पास क्या होगा? व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फूड। जिस तरह अभी ये जो फ़लस्तीन और गज़ा, यार इनका अगर मैं वीडियो में नाम ले लूँ ना तो ये पता क्या है, ये उड़ा देती हैं वीडियो पकड़ के। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, जिस तरह आजकल चल रही है हालात, तो वहाँ पे क्या है, डेफ़िशिएंसी ऑफ फूड है उन इलाकों के अंदर। अब वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कहाँ से ये मिलेगी सारी की सारी? सोचना चाहिए ना, ये जो जितने भी इदारे हैं, तो इन्हें मदद भेजनी चाहिए, क्यों नहीं भेज रही है? क्या वो इंसान नहीं है? ठीक है? तो डेफ़िशिएंसी ऑफ फूड की वजह से हमारे पास जो न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी है, वो हमारे पास प्राइमरी माल न्यूट्रिशन है। नंबर सेकंड पे मैं कह देता हूँ, हमारे पास फेलियर ऑफ लैक्टेशन, ठीक है?
माँ लैक्टेशन ही नहीं करवा पा रही। वजह क्या है? या तो माँ बच्चे की पैदाइश के बाद इलनेस की तरफ चली गई है, या उसकी खुदा ना ख़ास्ता कोई डेथ हो गई है, या फिर उसने दोबारा मज़े लेके खुद को प्रेग्नेंट कर लिया है। तो हमारे पास ये अब उसकी प्रेगनेंसी के दौरान तो उसकी कोई भी लैक्टेशन वाली एक्टिविटी हमारे पास नहीं आएगी। तो यही होगा कि वो हमारे पास प्राइमरी लैक्टेशन के अंदर चली जाएगी। नंबर 3 पे इग्नोरेंस ऑफ वीनिंग। जब बच्चा 6 माह का हुआ है, 6 माह के ऊपर वीनिंग शुरू हो जाती है। मतलब बच्चे को खिलाना, केला खिलाना, सेरेलैक या इस तरह की नरम ग़िज़ाएँ, चूरी खिला देनी, उसने वो खिलाई ही नहीं है, उसको पता ही नहीं बच्चा वीनिंग करता है या नहीं। जिस तरह आजकल की मॉडर्न गर्ल हैं, उन्हें पता ही नहीं बच्चा पालना किस तरह है। तो जब वो 6 माह का, उनको फिर भी 6 माह के ऊपर भी जो है ना वो ब्रेस्ट मिल्क सिंपल पिलाई जा रही है, उनको कुछ सॉफ्ट हल्की जो सेमी सॉलिड फूड खिला नहीं रही, तो उनके न्यूट्रिशन किधर से पूरे होंगे? फिर नंबर 3 पे पॉवर्टी, मतलब वो कोई ऐसे गरीब गुरबा के इलाके में रहते हैं। मैं कहता हूँ गरीबी भी एक बीमारी है। जहाँ गरीबी होती है वहाँ पे बीमारियाँ तो हमें हँस के आ जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर किसी को अपने घर से दे, लेकिन पॉवर्टी जो है ना एक बड़ी वजह है प्राइमरी मालन्यूट्रिशन की। जब घर में ही खाने को जो अचार या फिर रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हो, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मसला तो बनेगा। अब वो सिंपल रोटी खाने के लाले पड़े हैं, तो फ्रूट किधर से खाएँ, वो केला किधर से खाएँ और बाकी चीज़ें किधर से लें? ये भी एक मसला है। या फिर हमारे पास कुछ कल्चरल पैटर्न ऐसे हैं जिसके अंदर जो कहते हैं नहीं जी अभी ये नहीं करना, हमारे कल्चर में, हमारे रिवाज नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लैक ऑफ इम्यूनाइज़ेशन, मतलब उसको इम्यूनिटी जो है ना वो कतरे ही नहीं पिला रहे पोलियो के, उसको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। कहते नहीं जी हमारे बच्चे जो है ना फलाँ हो जाएगा, चिप ला जाएगी। वो क्या चिप लगनी है? रिपीटेड वो इलनेस की तरफ जा रहा है, तो बार-बार जब बीमार होगा, तो मेरी जान वो फिर मालन्यूट्रिशन का शिकार होगा रिकवरी के अंदर। या फिर लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक गरीब जो है ना वो अपने बाद 10 गरीब और पैदा कर देता है। बजाए इसके कि वो चलो 2 बच्चे पैदा कर ले, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, वो 10 बच्चे और गरीब पैदा करके उनको सारों को जो है ना वो किसी को बूट पॉलिश पे लगा दिया है, किसी को जनाब वो रेहड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया, किसी को जी वो मोटरसाइकिल वाली दुकान के ऊपर वो बेचारा पाना पकड़ा रहा है। तो वो फैमिली प्लानिंग ही जब नहीं होगी, ठीक है? बजाए इसके कि वो एक कंडोम ले ले 40-50 रुपए का, वो इतना बड़ा रिस्क ले लेता है कि एक और गरीब 9 माह के बाद पैदा कर देता है। उसकी कोई भी जो है ना वो प्लानिंग नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, उसको कोई हिफ्ज़ करवाना है। नहीं जी, बस पैदा कर दिया, मार्केट में छोड़ दिया। इस तरह तो नहीं ना होता फिर ये। ये भी तो अब इस्लाम नहीं ना कहता कि बस उसकी पैदा करके छोड़ दो। तो ये भी एक फैमिली प्लानिंग की वजह से जो है ना वो फिर बेचारा कभी इसके धक्के, कभी उसके धक्के, ठीक है? या मदर माल नरिश जो है ना वो बेबी, ये चीज़ें हो जाती है। आप खुद भी लिख सकती हैं इसमें कोई। सेकेंडरी मालन्यूट्रिशन क्या होता है? डिक्रीज़्ड असैमिलेशन ऑफ फूड थ्रो द फूड इज़ अवेलेबल, मतलब इसके अंदर अब फूड तो अवेलेबल है, ठीक है? मतलब अच्छे खासे घराने का बच्चा है, लेकिन वो भी मालन्यूट्रिशन का शिकार है। फूड तो वाफ़र पड़ी हुई है, लेकिन उसको लग नहीं रही। हो गया क्या? उसको कोई भी जो है ना वो इन्फेक्शन चल रहा है, और वही आ गई बात कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। हो सकता है उसको मीज़ल्स हो गया हो, ठीक है? हो सकता है उसको कोई भी टीबी हो, या हो सकता है उसको कोई यूटीआई हो, तो इसके अंदर मालन्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। कंजेनिटल कोई उसको हार्ट डिज़ीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, और इसके अलावा कोई लंग्स डिज़ीज़ है, ठीक है? सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी, तो इसके अंदर भी देखा गया। फिर हमारे पास आ जाता है जी माल अब्ज़ॉर्प्शन होगी, खा तो रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा। माल अब्ज़ॉर्प्शन में हमारे पास क्या है? सीलिक डिज़ीज़ आ जाती है, ठीक है? या फिर आप लिख दें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, आपने देखा है, जो खाता है वो बस निकाल देता है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है उसकी, ठीक है? या फिर उसको कोई मेटाबॉलिक, बच्चे को पैदाइशी से मेटाबॉलिक कोई सिंड्रोम है या डिसऑर्डर है, जिस तरह हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। फिर हमारे पास साइको सोशल डिप्राइवमेंट भी हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि हमारे पास सेकेंडरी मालन्यूट्रिशन करती हैं, ठीक है? तो ये तो थी हमारे पास टाइप्स। अब अगर सवाल आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मेरी जान डिस्कस करो, तो फिर मसला बनता है इधर क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास ना कुल मिला के मोर और लेस 5 बनती हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे जो है ना वो छोटू-छोटू करके थोड़ा-सा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, अल्लाह करे कि आ जाए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अब गौर से आपने देखना है, मिस नहीं करना, क्योंकि अगर ये मिस कर दिया तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर देंगे एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं छोटा-छोटा करके
क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हम इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नंबर 1 हमारे पास होती है गोमज क्लासिफिकेशन, नंबर 2 पे हार्वर्ड बोस्टन क्लासिफिकेशन, नंबर 3 पे हमारे पास वाटरलो है, नंबर 4 पे वेलकम है और नंबर 5 पे जनरल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो मैं बारी बारी सबको डिस्कशन करता हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। तो नंबर 1 पे गोमेज क्लासिफिकेशन है, ठीक है। साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह कम है अभी। तो गोमेज क्लासिफिकेशन GOMES, गोमेज में मैंने याद किया हुआ था वाह, क्या बात है गोमेज की, ठीक है। तो वाह में है कि हमारे पास यहाँ पे हम वेट असेस्ड अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, उसका वज़न उसकी उम्र के हिसाब से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेज मैं बता दूं कि ये सिंपल सा प्रोसेस है। हम उसका जो है ना वेट ले लेते हैं, उसकी एज पूछ लेते हैं माँ से, उसका वेट ले लेते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर हमने जो है ना वो हाइट और अदर पैरामीटर को इग्नोर कर दिया है। तो हाइट और अदर पैरामीटर को हमने इग्नोर कर दिया, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये सिंपल है, ये इसका एडवांटेज है। क्लासिफिकेशन में है क्या? हमने इसको 3 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है जी फर्स्ट डिग्री, ठीक है। एक हमारे पास है जी सेकंड डिग्री और नंबर 3 पे हमारे पास है जी थर्ड डिग्री, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास है सेवियर फॉर्म, ये है मॉडरेट फॉर्म और ये है हमारे पास माइल्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमने करना है, अगर तो उसका वेट 70 to 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है, मतलब कि अगर वो 4 साल का बच्चा है और बाकी उस उम्र के 4 साल के बच्चों का वज़न लेट्स सपोज कि हमारे पास 5 केजी है, ठीक है। तो उसका अगर वेट 4 साल का जब वो हो और उसका 70 to 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको 5 किलो होना चाहिए, लेकिन उसका अगर वेट हमारे पास कितना है, उस एक्सपेक्टेड वेट के 75 से 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर फर्स्ट डिग्री हमारे पास माल न्यूट्रिशन है, जिसको हम माइल्ड कहते हैं। अगर उसका वेट एक्सपेक्टेड वेट के 60 से 75% उसने अचीव किया है, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री में वो बच्चा आ जाएगा। फिर अगर उसका वेट जो हमने किया है उस बच्चे का माल नरिश का, वो हमारे पास 51 से 60% ऑफ दी एक्सपेक्टेड वेट जो हम नॉर्मल बंदे का कंसीडर करते हैं, उससे हमारे पास ऑलमोस्ट आधा हो गया, 51% से 60%। तो ये हमारे पास है सवियर। यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाते हैं कि यार बच्चा तो अब पक्का पक्का जा रहा है हमारे हाथों से। ये हमारे पास है जी गोमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये हमारे पास 15 परसेंटाइल के ऊपर जो है ना हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, बाकी जो है ना वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वेट के ऊपर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है गोमेज क्लासिफिकेशन। वाह से याद कर लो, वेट को हमने 75 90 75 75 से 60 60 से 51, तो यहाँ पे कितना फ़र्क है? 15 15 और यहाँ पे 10 10 का फ़र्क है, ठीक है। तो ये बस एक मैंने जुगाड़ू सा तरीका लगाया हुआ है जो आपने याद करना है, ठीक है। नंबर सेकंड पे मैंने कहा हमारे पास होती है जी हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड बॉस्टन, ठीक है, बॉस्टन। और ये हमारे पास क्या है इंटरनेशनली, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहीं से याद कर लो, ये भी एक एमसीक्यू है, इंटरनेशनली कौन सी रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनली जो है ना वो रिकॉग्नाइज्ड है, हार्वर्ड वाली, हा वाली यूनिवर्सिटी जो है ना, हार्वर्ड का बड़ा नाम है हार्वर्ड का। मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला था कोरोना में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं दिखाऊंगा किसने। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ना ग्रेडिंग इसकी किस तरह करते हैं। हमारे पास होती है ग्रेड 1, फिर होती है जी ग्रेड 2, फिर होती है जी ग्रेड 3 और फिर होती है जी हमारे पास ग्रेड 4। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम वेट जो है ना वो 50th परसेंटाइल के ऊपर करते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, वेट इज 71 से 80% ऑफ 50th परसेंटाइल के ऊपर हम, जो हमारा ग्रोथ चार्ट होता है उसके अंदर हम देखते हैं तो उसका 71 से 80% ऑफ द 50th परसेंटाइल हो, तो ये हमारे पास है G1, ठीक है, ग्रेड 1। ग्रेड 2 में अगर यही वेट हमारे पास 61 से 70% हो जाए, फिर ग्रेड 3 में हमारे पास 51 से 60% अगर हो जाए, और ग्रेड 4 लेस देन 50% ऑफ दी 50th परसेंटाइल। यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, 50th परसेंटाइल आपने लगाना है, 50th परसेंटाइल लगाना है, यहाँ पे 50th परसेंटाइल। यहाँ पे 2 पे एक्सपेक्टेड था, थर्ड वाले में हमने 50th लगाया था,
ठीक है। यहाँ पे सब में हमारे पास 50th परसेंटाइल चारों में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10-10 का फ़र्क है, 71 से 80 10 का फ़र्क है, 61 से 70 10 का फ़र्क है, 51 से 50 60 70 और 80 10-10 का फ़र्क आ गया। इसमें 15-15 और 10 का था, फिर नीचे 10-10 का फ़र्क आ गया। ये क्लासिफिकेशन याद होगी हार्वर्ड वाली। नंबर 3 पे हमारे पास लग रहा रट्टा ही है मेरी जान, बस थोड़े से मेरे गंदे नहीं मोड़े याद कर लेना, ईजी हो जाएगा। ग्रेड 3 जो है ना वो हमारे पास समझने वाली क्लासिफिकेशन, वो है हमारे पास वाटर लो, ठीक है। वाटर लो, पानी लो, यहाँ पे मैं दूसरी तरफ वाटर लो में बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे अब ऊपर लिया था वाह, वेट फॉर हाइट, फिर वेट लिया, अब वाह की जगह हाइट एंड एज, हाँ हाइट भी देखेंगे इसके अंदर और इसके अंदर हम वेट भी देखेंगे, दोनों चीज़ें अब हमने देखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सपोज करें जो वर्टिकल है यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। हाइट फॉर एज, ठीक है, हाइट फॉर एज इधर हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो यहाँ हॉरिजेंटली आ रहा है वो हमारे पास है जी वेट फॉर एज है, ठीक है। तो ये दो आपको लाइनें बन गई हैं। हाइट फॉर एज में वो कह रहा है कि अगर तो उसकी हाइट लेस देन 90% हो सकती है उसकी एक्सपेक्टेड हाइट से, या फिर वो ग्रेटर देन 90% हो सकती है, तो ये हमारा हाइट का खाना बन गया, ठीक है। अब वेट के ऊपर जो है ना उसने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। या तो उसका वेट हमारे पास इसको मैं किससे लिखूँ, इसे लिखता हूँ, लेस देन हमारे पास 80% होगा, ठीक है। या फिर वो 80 से 120 होगा परसेंट होगा, या फिर ग्रेटर देन 120% ऑफ दी एक्चुअल वेट, ठीक है। ये परसेंटेज में हमने इसको करना है। तो हमने इसको वेट वाले खाने को 3 कैटेगरी में 80 से 120 और 120 से बड़ा। अब देखो ये हमारे पास जी है बच्चा, इसकी जो है ना ये सारे नॉर्मल फिजिक है, ये इसके हाथ हैं, ये इसकी टांगे हैं। सबसे पहले इसको कहना जाओ बेटा उधर वो कंधे के ऊपर खड़े हो जाओ, अपना जो है ना एक वो हाइट वाला होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर जाओ अपनी हाइट मेजर कर दो। यहाँ से एक वो हम फेंकते हैं एक वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इसके साथ इसकी चिन भी साथ लगा के इसकी बिल्कुल कमर सीधा खड़ा करके इसे कहते हैं यहाँ पे इसका वेट कर लो, हाइट कर लो, सॉरी हाइट करते हैं। अगर तो उसकी हाइट 90 से कम है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखेंगे। अगर 90 परसेंटाइल उसकी परसेंटाइल निकाल दे, तो अगर 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो इसको नीचे वाले में। फिर से कहते हैं चलो बेटा अब तुम ये वज़न वाली तकड़ी के ऊपर आ जाओ, उसका वज़न करते हैं। अगर वो उसका वज़न एक्सपेक्टेड से 80% से लेस है तो इसका मतलब है कि उसकी हाइट तो कम थी लेकिन साथ में उसका वेट भी कम है, तो ये मेरी जान क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। ईजी हो गया, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अगर उसकी हाइट वही 90 परसेंटाइल से कम है और उसका वेट 80 से 120 के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको माल न्यूट्रिशन तो नहीं है लेकिन अभी इसकी स्टंटेड ग्रोथ है, बट नो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि उसका वजन ठीक बढ़ रहा है तो माल न्यूट्रिशन नहीं है, नो माल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर उसकी हाइट कम है लेकिन वेट बढ़ता जा रहा है, इतना सा बच्चा है और इतना मोटू सा है, तो यही क्या हमारे पास आएगा, स्टंटेड है, उसकी जो हाइट है वो स्टंट कर गई है और वो मोटू हो गया तो वो ओबीस हो गया, स्टंटेड है प्लस ओबीस भी आ गया, इजी हो गया। अब देखो वही बच्चा अगर दूसरा बच्चा आ गया उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल ठीक है, 90th परसेंटाइल से बड़ी है लेकिन उसका वजन बिल्कुल कम है, तो क्या होगा, लंबा होगा बच्चा और सुक्कू सा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब हमारे पास लंबा तो हाइट इसकी ठीक अचीव होगी, तो ये वजन हमने अगर लेना है तो अक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको अच्छा खिलाए पिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो मतलब ये अक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ठीक हो सकता है। फिर बच्चा तो लंबा है और उसका वजन 80 से 120, तो ये मतलब नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखो बच्चा तो लंबा है, जितना लंबा है उतना ही मोटा है, 120 परसेंटाइल से भी बड़ी उसकी वजन चला गया, तो मतलब यहाँ पे ओबीस का सेक्शन में आ जाएगा। वो मोटा भी है और लंबा भी है, यहाँ पे था मोटा था छोटा था, या मोटा है और लंबा है, ठीक है। यहाँ पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, हाइट भी कम वेट भी कम, हाइट ठीक है वेट उसका जो है ना वो कम आ रहा है थोड़ा सा, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ईजी हो गया वाटर लो क्लासिफिकेशन, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है वेलकम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जगह मेरे पास कम बच गई है तो चौथे पे हमारे पास है जी वेलकम क्लासिफिकेशन। वेलकम ये हमारे पास होती है जी एडीमा के लिए, ठीक है। वो कहते हैं वेलकम एडीमा, आओ मेरी तरफ आओ, वेलकम एडीमा। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने तो यूँ याद किया हुआ था। अच्छा ये वेलकम में हमारे पास क्या होगा, वेट फॉर एज 80 टू
60% ऑफ दी स्टैंडर्ड, या फिर अगर 60% से कम है, ठीक है, वाह से याद किया था मैंने, वेट फॉर एज। जिस तरह हमने वो पहले वाला देखा था ना, वेट फॉर एज, तो ये वेलकम वाला भी है। वेट फॉर एज अगर उसका 80 to 60% हो, 80 to 60% या 60 से 80% जो भी कर लो, इसके दरमियान आ रहा है ऑफ द स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड, या फिर वेट फॉर एज उसकी हमारे पास आ रही है लेस देन 60%, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा एडीमा की किस कैटेगरी में। अब हमने देखना कि आया कि उसमें एडीमा प्रेजेंट है या एडीमा नहीं है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एडीमा प्रेजेंट होता है? आपने दो चीज़ें, कॉशिकार और मेरिस्मस। मेरिस्मस का मतलब क्या है? माड़ा बंदा है, बिल्कुल सुक्कू सा है, उसके अंदर कोई एडीमा नहीं होगा। तो अब इसको हमने कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो आपने देखा जो कॉशिकार का है ना, उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, बाकी उसने वेट फॉर एज बिल्कुल ठीक किया हो, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी और इसके अंदर एडीमा है, तो यहाँ पे हमारे पास एडीमा प्रेजेंट है, तो हमारे पास कॉशिकार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसका वो वेट फॉर एज ठीक है, 60 to 80% ऑफ सेंटाइल है, ऑलमोस्ट ठीक ही है ना, लेकिन उसको एडीमा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एडीमा अगर प्रेजेंट था वो कॉशिकार है, लेकिन अगर एडीमा प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास होगा पोंड्रल रिटार्डेशन, ठीक है। पोंड्रल PONDERAL पोंड्रल रिटार्डेशन होगी, ठीक है। एडीमा नहीं है लेकिन उसका वेट फॉर एज 80 to 60% के में। अब अगर वो 60% से नीचे गिर गया उसका वेट फॉर एज स्टैंडर्ड से, और उसको एडीमा भी है, तो ये हमारे पास क्या होगा? मेरिस्मिक कॉशिकोर होगा। आधा उसका मेरिस्मस है और आधा उसको कॉशिकोर है। लेकिन अगर उसका 60% से कम है और उसको एडीमा भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ना वो कॉशिकोर के अंदर आएगा, मतलब कौशिकार ने मेरिस्मस के अंदर एक्चुअल में आएगा। तो मतलब बिल्कुल माड़ा बंदा, हर चीज़ उसकी गिरी हुई है, ना तो उसको एडीमा हो रहा है, ना उसकी जो है ना वेट फॉर एज अचीव हो रही, तो मेरिस्मस के अंदर ये बिल्कुल आएगा। ये देखो, ये वाला याद रख लो, ये वाला याद रख लो, और ये वाला याद रख लो, और ये पोंट्रल वाला याद कर लो। ये चार बातें आप याद कर लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन चार। अभी एक रहती है जनरल क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको इसके बाद डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बची नहीं है जगह। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है ना, होपफुली ज़्यादा नहीं तो बंदा इन चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने ईजीएस्ट वे में, जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करके एक दफ़ा दोबारा देख ले, इंशाल्लाह उसको दोबारा बार देखोगे तो समझ आ जाएगी। इसको अब मैं ना रेज़ करके जो है ना, एक दूसरी क्लासिफिकेशन है जनरल क्लासिफिकेशन, वो कहाँ पे लिखूँ मैं? यहाँ पे हम लिखते हैं, ताकि हमारे पास ये क्लासिफिकेशन वाला ना, या माल न्यूट्रिशन की हमने इसको बता देते हैं। इधर जो लास्ट वाली फिफ्थ वाली रहेगी ना, वो हम जनरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका जो आर्म है ना, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये आर्म वाला, ठीक है, जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा बल्क है, वहाँ पे हम फीते से लेके जो है ना वो मापेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूँ मिड आर्म सर्कम फेरेंस, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास एक स्टिप होती है जिसे हम कहते हैं QUAC, क्वैक स्टिप कह लो या जो भी कह लो, क्वैक स्टिप हो गई, या फिर इसको स्पेशल टेप होती है जिसके ऊपर हमारे पास ना कलर वाली एक टेप होती है, वो मैं बुक के अंदर दिखाता हूँ आपको। नंबर 3 पे हमारे पास होता है जी स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड थिकनेस हम उसकी चेक कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ना वो जनरल क्लासिफिकेशन में। मिड आर्म में क्या कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट अगर उसका 7 जो एक्सपेक्टेड मिड आर्म है ना, उसके 75% तक जो है ना वो कट ऑफ पॉइंट है। अगर 75% से जो एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं ना मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, उससे 75% से लेस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये माल न्यूट्रिशन है। तो कट ऑफ वैल्यू यही है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है ना वो बच्चों में 12.5 से 16.5 सेंटीमीटर मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसको हिसाब से आप ना देख लेना। फिर 14 से जब कम होने लगता है तो फिर हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नंबर 2 पे क्वैक स्टिप, मतलब एक ख़ास तरह का इस तरह का अपरेटस होता है, ठीक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ रंग की स्टिप होती हैं, उसके बाजू पे चढ़ा देते हैं, जहाँ पे स्टिप रुक जाए, अगर वो रेड पे रुक गई है तो ख़तरे की निशानी है, अगर वो ग्रीन के ऊपर इस तरह करके होती है, ठीक है, तो ग्रीन के ऊपर रख गई तो मतलब कोई ना कोई है। या येलो भी एक होती है, ठीक है। येलो यहाँ पे हमारे पास होती है, वो हमारे पास जो है ना वो बॉर्डर लाइन होती है, इसके अंदर 12 सेंटीमीटर होता है। अगर लेस देन 12 सेंटीमीटर होगा तो वो हमारे पास रेड के अंदर आएगा, वो हमारे माल नरिश की निशानी होती है। स्किन फोल्ड थिकनेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास हरबेंडन कैलिपर एक होता है, ठीक है,
उसके ज़रिए हम ना हर बेंडन कैलीपर, जिस तरह हम चुटकी काटते हैं ना, वैसे ही समझ लो एक तरह का। इसके ज़रिए हम ना स्किन की जो फोल्डिंग है ना, वो हम जिस तरह चुटकी खा के खेलते हैं ना, इस तरह हमें पता चलता है। कहाँ पे? एक तो उसका जो बाजू है, उसका ट्राइसेप ये वाला, ठीक है, उसके ऊपर, और हमारे पास जो उसके बैक ऑफ द शोल्डर है ना, वहाँ पे लगा के हम जो है ना वो उसका चेक कर लेते हैं। नॉर्मल जो है ना हमारे पास 9 से 11 सेंटीमीटर होता है, अगर इससे कम होगा तो फिर मसला हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ये था हमारे पास जो माल न्यूट्रिशन और उसकी क्लासिफिकेशन। होपफुली यहाँ तो कोई नेक्स्ट हमारे पास है इवेल्युएशन ऑफ द मालनरिश चाइल्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आई डोंट नो यू कैन आस्क। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे अच्छा था तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।